Hello, good morning students. Yes, 11th class students, chapter number 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. ठीक है, बहुत ज्यादा दिन नहीं सुनना पड़ेगा आपको अभी ये नाम. आप लोग सोचते हो कितने सारे लेक्चर हो गए, 22, 23, 24, 25, रोज नए नए मैडम लेक्चर भेजते जाते हैं, चैप्टर खत्म ही नहीं होता. होने वाला है ये सेकेंड लास्ट इसका वीडियो है, उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे. मैं आते ही चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. ठीक है, ऐसा सुनने को तुम लोगों को नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो. तो देखो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड में. ठीक है, अब उस कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हमने पढ़े थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड फोर्थ इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ते पढ़ते बीच में अपने एक टॉपिक आ गया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का. ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग के रिगार्डिंग. तो पहले तो हम उनके अंदर देखेंगे कितने सिग्मा कितने पाई एक्चुअल में होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में. ठीक है, देखो फर्स्ट कंपाउंड जो आपका है वो है बेंजीन. ठीक है, देखो पहली बार तो सबको ऐसा लग रहा होगा, सब फटाफट आंसर देने के चक्कर में 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है और 1 2 3 पाई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ठीक है, देखो यहाँ जो कार्बन एटम है, जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक है, इसने डबल बॉन्ड बना के रखा है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ देखो आपने इस स्ट्रक्चर में सिर्फ इस आउटलाइन डायग्राम के सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट किए, जबकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो हाइड्रोजन है इसने भी क्या बना के रखा है, सिग्मा बॉन्ड बना के रखा है. किसके साथ? कार्बन एटम के साथ. ठीक है, तो अब हम देखें अगर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 एंड 6 तो ये हो गए सिग्मा. देन डबल बॉन्ड कंटेन 1 sigma and 1 pi, then 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, and then 1 pi, 2 pi and 3 pi. Means इसमें total 12 sigma and 3 pi electrons present होंगे. Clear है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं CH CH3 हो गया, देन C. ऑक्सीजन आपको पता है यहाँ इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H. 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total number of sigma bond is 7. Okay, and total number of pi bond is 1. क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट को देखो. नेक्स्ट का अगर हम बनाए तो CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन CH एंड H. इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम. 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7 एंड 8. कितने सिग्मा हो गए? 8 सिग्मा and 1 pi. So यहाँ पे 8 sigma and 1 pi. Clear है बेटा? नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो CH, C डबल बॉन्ड O, CH. ठीक है, देन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, 7, 8, 9. टोटल कितने सिग्मा हुए? 9 सिग्मा. एंड पाई कितना हुआ? 1. सो हियर
9 सिग्मा एंड 1 5। ठीक है, तो सब बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लो। क्लियर? जितने भी अपन ने कंपाउंड्स थे उनके सबके सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है जिसका नेम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ये चीज समझ आ गई है बेटा सब बच्चों को? चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट इफेक्ट है अपना, फोर्थ इफेक्ट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट रेजोनेंस इफेक्ट के जैसा ही होता है। ठीक है, मीन्स उसमें भी क्या होता है, बॉन्ड ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, बट सोचने वाली बात क्या है, रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है उसमें हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं? पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब जो कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है और वो आगे किसका फॉर्मेशन करता है? पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है या इलेक्ट्रॉन्स शो करता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग होगा। देखो जैसे मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई कंपाउंड हो। ठीक है, अब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा, इसमें कैसे बनेगा रेजोनेंस? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH H H देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हमने क्यों बोला? देखो पहले इस हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ रही तो मुझे बताना पड़ रहा है। ठीक है, देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कीन। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो XYZ, यहाँ एल्कीन होता, अल्कोहल होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, XYZ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उससे अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होगा, उसका जो नियरेस्ट कार्बन होगा, उसको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके पास मान लो एक कार्बन और होता तो उसको हम क्या बोलते? बीटा कार्बन। नेक्स्ट टू बीटा इज गामा एंड नेक्स्ट टू गामा इज डेल्टा, बट आपके ज्यादा काम नहीं आते, अल्फा बीटा गामा से 3 ही काम आते हैं आपके। ठीक है, इसे एक एग्जांपल देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, अब इससे मान लो ये कार्बन अटैच है तो ये कौन सा कार्बन होगा? अल्फा। इधर एक और अटैच है, ये क्या होगा? बीटा। फिर इधर एक और अटैच है, ये क्या होगा? गामा। अब ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पे एक CH3 और अटैच है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टू अल्फा हुआ ना, तो जैसे ये नेक्स्ट टू अल्फा है तो बीटा हुआ ना, तो ये भी नेक्स्ट टू अल्फा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। समझ आया? तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा इस तरह से होता है। अब मान लो जैसे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन, ठीक है, अब अगर इसके इस तरफ कार्बन कोई अटैच है और इधर भी अटैच है तो ये फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट हो गया ना, तो ये भी अल्फा हुआ और ये भी इसके नियरेस्ट है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। क्लियर है? चले आगे, चलो अब देखो, तो ये जो अल्फा कार्बन है, अब कार्बन का तो पता चल गया आप लोगों को कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन हुआ अल्फा, नेक्स्ट टू अल्फा इज बीटा, नेक्स्ट टू बीटा इज गामा। अब हाइड्रोजन का क्या सीन होता है? जितने हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर अटैच हैं वो सारे के सारे कौन से हाइड्रोजन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बीटा से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे, बीटा कार्बन से अटैच्ड होंगे, दैट इज बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से अटैच होंगे वो गामा हाइड्रोजन। समझ आया नहीं आया? मीन्स हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन का खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। जिस कार्बन से वो अटैच होगा उसका नेचर उसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन। तो ये तीनों हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा। तो ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के प्लेस पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। मींस सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये जब इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, किस पर? इस CH2 पर। और CH2 पे जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे शो करते हैं? नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया। जहां आपने कोई चेंज नहीं किया उसको एज इट इज रखने दो। अब इस H ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मींस H पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ कौन सा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड, जो कि ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए कॉपी पेन ले लो और लिख लो, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाता है, रेजोनेंस शो करता है, बट जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें क्या नहीं होता? बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। यहां क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। आगे क्या आया? CH2, ठीक है। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए बेटा? 1 2 3, ठीक है। मींस ये जितना इसको पार्टिसिपेट कर सकता है, ये जितना इजीली आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी उतना ही इजीली कर सकता है। मींस नेक्स्ट आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो उसमें क्या होगा? ये डोनेट नहीं करेगा। कौन डोनेट कर रहा है? ये वाला डोनेट कर रहा है इसको। क्या स्ट्रक्चर बनेगी? देखो CH और H, इन दोनों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसने पार्टिसिपेशन किया तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। देन आगे क्या होगा? डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि इसके जैसा स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है? अगर अब इस बार ये वाला हाइड्रोजन ना डोनेट करके ये अगर डोनेट करे, ठीक है, क्या होगा? H और H, ठीक है। इन दोनों ने तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया, इसने दिया है तो इसको हमने लिख दिया प्लस, इसके बीच में बॉन्ड हमने बनाया नहीं, फिर हमने क्या लिखा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मींस ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1 2 3। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। तो यहाँ जब इस हाइड्रोजन ने डोनेट किया तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, जब इसने डोनेट किया तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, जब इस हाइड्रोजन ने डोनेट किया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। समझ आ गया? ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को या ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है
इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम और क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मीन्स बॉन्ड नहीं बन रहा है और फिर भी क्या बन रही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, उसके 4 टाइप्स थे। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और हमने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चलो आज का जो अपना टॉपिक है, जो आपका इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स जो कहाँ बनते हैं? बीच में बनते हैं। मैंने बोला रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब जो कहाँ बनेंगे? रिएक्शन के बीच में बनेंगे। ठीक है, रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है, जो प्रोसीड हो रही है, तो उसके साथ वो बन रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लाइक जैसे मेरे पास ये है ए बी, ठीक है, प्लस सी डी, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये बन गया ए सी प्लस बी डी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, दिख रहा है ना आपको? ए और बी के बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक किया, सी और डी के बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक किया, ए अटैच हो गया सी के साथ, बी अटैच हो गया डी के साथ। अब क्वेश्चन ये है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कैसे? हमने पढ़ा क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पढ़ा था ना बेटा? याद आ रहा है आपको? हमने कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम कितने टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से क्लीव्ड हो कि दोनों एटम पे कितना कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए? 1 1। एक तो इस तरह से क्लीवेज पढ़ा हमने, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो सकता है। यहां क्या बने थे बेटा? फ्री रेडिकल। क्या बने थे? फ्री रेडिकल। सेकेंड टाइप का हमने ये पढ़ा कि किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ठीक है, वो एटम क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मींस अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, दूसरे वाले का भी ले लेगा। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये बन गया केटायन, ये बन गया एनायन। ठीक है, अब ये जो हमने जितना भी ये सारा खेल पढ़ा है, ये कब हुआ? जब बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और हमें पता है रिएक्शन जब भी होगी तो उसमें ये दोनों काम होंगे, बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। मींस रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो उसके बीच में कुछ ऐसे सब्सटेंस बनेंगे और इनको ही हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मींस ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के कहाँ बन रहे हैं? बीच में बन रहे हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो उसके बीच में बन रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कितने टाइप के बने? 3 टाइप के, फ्री रेडिकल, केटायन एंड एनायन। ठीक है, अब ये तो हमने ए बी पे देखा। अब हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान लो हाइड्रोकार्बन्स है तो हम किसके बीच में बॉन्ड
बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, या कार्बन या किसी हेटेरोएटम के बीच में पढ़ेंगे। मींस कार्बन तो वहां पे आ ही रहा है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, या कहने का मीनिंग है अगर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कौन से एटम पे आते हैं, कार्बन पे, तो इनका नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। लेकिन अगर वही पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है तो ध्यान से सुनना, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है अपना, उसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट कौन है, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसका नाम तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकेंड, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कितने हैं, कितने पढ़े बोलो हमने, होमोलाइटिक लीवेज होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, और हेटेरोलाइटिक लीवेज होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का एंड कार्ब एनायन का। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम एक तो बात कर ही लेते हैं अभी, ताकि कल तुम्हारे ज्यादा बड़ा नहीं हो कुछ। चलो इसके बारे में हम एक इंटरमीडिएट आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन, ठीक है। हम फर्स्ट इंटरमीडिएट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कार्बोकैटायन। मींस कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मींस C था और उसके साथ कोई भी एटम अटैच था Z, ठीक है। अब C और Z के बीच में क्या थी, बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग ब्रेक हुई, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, Z ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अपनी तरफ जब उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Z पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये जो स्पीसीज बनी है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकैटायन कितने टाइप के होते हैं, देखो आज हम एक नई चीज और पढ़ेंगे, डिग्री। क्या होती है डिग्री, देखना। इधर अगर कोई भी कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन से इस एग्जाम्पल को छोड़ो मैंने, ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक ये CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस एग्जाम्पल की बात करें हम तो फर्स्ट कौन है यहाँ पे, CH3। अब इस कार्बन की हम अगर बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसमें से वो 3 तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। अब 1 वैलेंसी उसने किसके साथ कंप्लीट कर रखी है, कार्बन ना, इट मींस ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन का नेचर कैसा हुआ, 1 डिग्री। क्लियर। अब मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन का अगर हम देखें तो इसमें 2 तो हाइड्रोजन है, बाकी इसकी 2 वैलेंसी किसने कंप्लीट की है, इधर वाले कार्बन ने और इस वाले कार्बन ने। मींस ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 से, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री। अब अगर इसकी बात करूं, ये डायरेक्टली कितने से अटैच है, 1 से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे कार्बन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखें हम, अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1,
इट मींस ये कौन सा हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 2 से, ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 3 से, सॉरी 4 से, 1 2 3 4। तो इस कार्बन का नेचर कैसा हो गया 4 डिग्री। ये 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब इस कार्बन को देखो, ये कितने से अटैच है 3 से अटैच है ना, तो 1 2 3, ये कौन सा डिग्री हो गया 3 डिग्री, और ये वाला हो गया 1 डिग्री। समझ आया? कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है उसके बेसिस पे हम कितने टाइप के कार्बन डिस्कस करते हैं 4 टाइप के, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब यहां देखो ये जो कार्बन है इस पे कितना चार्ज, कैसा चार्ज आ रहा है बेटा पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए हमने इसको बोला कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन जो है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 2 से ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 से, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? और आगे वाला कार्बन जो है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 कार्बन है इसलिए मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्बोकैटायन पहली बार तो बोलते किसे हैं। ठीक है, तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन। उसके बाद हमने क्या पढ़े टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कितने टाइप के कार्बोकैटायन होते हैं बेटा 4 टाइप्स के, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, 4 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो अगर मैंने यहाँ पे 4th कार्बन बना लिया तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी फुलफिल हो गई ना, मींस इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई क्या? नहीं हुई ना, नहीं हुई तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा। तो इस कार्बन की डिग्री तो 4 डिग्री हो सकती है बट वो 4 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो हमने जो डिफरेंट टाइप के जो कार्बोकैटायन्स बनाए हैं उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन लेस स्टेबल होगा। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आ गया सबको? ओके, थैंक यू।